किसान साथियों कहते हैं कि किसी भी कार्य की संपूर्ण योजना ही उस कार्य का सफल प्रमाण होती है। यही बात हमारी खेती बाड़ी में भी लागू होती है। खेती बाड़ी में भी अगर हम सही तरीके से प्रबंधन को अपना लें तो हमारा काम आसान हो जाता है और इसके साथ ही हमें मुनाफा भी ज़्यादा मिलता है। और अब अभी आप जानते हैं कि अभी जो समय चल रहा है वो रबी की फसलों की कटाई का और उनकी गहाई का चल रहा है। तो ऐसे में हमारे किसान साथियों को इंतज़ार रहता है कि उनको उनकी पूरी फसल का दाम मिले। इसके लिए प्रबंधन को अपनाना ज़रूरी है। और साथ ही अगर हम कटाई प्रबंधन की बात करें तो कटाई प्रबंधन में किन किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए, साथ ही मार्केटिंग के दौरान हमें कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, आज हम इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। और इन तमाम बातों पर जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे आज के इस विषय के खास विशेषज्ञ श्री लक्ष्मण राम जी। आप उपनिदेशक कृषि पंत भवन पे कार्यरत हैं। सर, सबसे पहले अभी क्योंकि रबी की फसलों का समय चल रहा है, तो रबी की फसलों में अभी जो हम कटाई प्रबंधन की अगर बात करें तो आप हमारे किसान साथियों को क्या खास सलाह देना चाहेंगे कि अभी हमें किन किन खास सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? किसान भाई, जैसे कटाई के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल फसल सूख नहीं जाए, उससे थोड़ा गीलापन रहे। फसल पीली होते ही कटाई चालू कर देनी चाहिए। दूसरी बात, ज़्यादा गीली फसल को भी नहीं काटना चाहिए। फसल पीली हो जाए, पत्ते झड़ने लग जाए तो उस समय फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। ये काश्तकारों से सभी से निवेदन करना चाहूँगा। सर, जैसे आप बात कर रहे हैं कि जब फसलें थोड़ी पीली पड़ने लगे और उनमें नमी ना हो तो हमें कटाई करनी चाहिए। तो कटाई के समय या थ्रेसिंग के समय जब हम बात करते हैं, गहाई की हम बात करते हैं, तो हमें किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये हमारे किसान साथियों को बताइए। किसान भाई, जैसे आपने फसल कटाई कर ली तो किसान अपनी जो फसल है उसको थ्रेसिंग फ्लोर पे इकट्ठी करता है। 2-4-5 दिन में उसको सुखाता है, उसके बाद में थ्रेसिंग करता है। थ्रेसिंग के समय काश्तकार भाई को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। एक तो जैसे थ्रेसर है, बिल्कुल सही थ्रेसर से थ्रेसिंग करनी चाहिए। दूसरी बात, थ्रेसिंग में जैसे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए भाई। जैसे थ्रेसर है, उसकी जो कोई पुली मशीनरी है खुली नहीं रहनी चाहिए। दूसरी बात है, थोड़ा सा कि जो भी थ्रेसिंग के समय कोई जो भी काम करने वाले हैं वो ढीले कपड़े नहीं पहने, चूड़ियाँ वगैरह कड़े वड़े नहीं पहने तो अच्छा रहेगा। जैसे थ्रेसर चल रहा है उसके ऊपर खड़े नहीं हुए, जो पट्टे चल रहे हैं उसके ऊपर से नहीं निकलें। ये कुछ चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। एक किसी भी तरह का नशा करके थ्रेसर के पास नहीं जाना चाहिए। बीड़ी है, सिगरेट है और जो भी है। दूसरी बात, थोड़ा सा ट्रेंड आदमी जो गाड़ा देने का काम करता है ना, थोड़ा सा नए आदमी के बजाय थोड़ा ट्रेंड आदमी होए ना तो अच्छा रहेगा। ये कुछ चीज़ों का किसान भाई ध्यान रखेंगे तो छोटी मोटी कई बार घटना घट जाती है तो उससे बचाव होगा। किसान भाई, थ्रेसिंग के टाइम पे ये जो मैंने बताया, इसके साथ में जैसे मान लो बिजली के तार हैं उनके नीचे थ्रेसिंग का कार्य नहीं होना चाहिए। कई बार दुर्घटनाएं घट जाती हैं। इसी के साथ में जैसे अंधेरा हो जाए भाई, थ्रेसर अगर मान लो अंधेरा हो गया तो लाइट की व्यवस्था कर लें। पर्याप्त रोशनी की हाँ, रोशनी होनी चाहिए। कोशिश तो एक रहें दिन में ही थ्रेसिंग करें, रात में नहीं करें। और कई बार मजबूरी हो तो लाइट की व्यवस्था ढंग से कर लें और तार वगैरह जो है खुले नहीं छोड़ें। ये कुछ चीज़ें हैं जो थ्रेसिंग के समय काश्तकार भाई को ध्यान में रखना है। जी, तो जैसा हमारे सर ने बताया कि थ्रेसिंग के समय हमें पर्याप्त रोशनी रखनी चाहिए। इसके साथ ही अगर कोई प्रशिक्षित काश्तकार थ्रेसिंग करता है तो लाभ हमें ज़्यादा मिलता है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ना चाहेंगे कि अगर हम थ्रेसिंग कर रहे हैं तो दानों में नमी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? किसान भाई, जैसे काश्तकार ने थ्रेसिंग कर ली तो 2-4-5 दिन थ्रेसर पे ही उसको थोड़ा सा खुले छोड़ दे। जो नमी अगर थोड़ी बहुत ज़्यादा है तो वो नमी कम हो जाए। अगर अब ज़्यादा नमी है उसको स्टोरेज कर देंगे तो उसमें कई बार फंगस डेवलप होने की संभावना रहती है और नमी ज़्यादा होने से उसकी स्टोरेज में दिक्कत आती है। तो ये एश्योर कर लेंगे 8 से 10% से ज़्यादा नमी नहीं रहे। अगर नमी ज़्यादा है तो उसको थोड़ा थ्रेसर फ्लोर पे 2-3 दिन के लिए खुले में और सुखा लें तो अच्छा रहेगा। यानी कि किसान साथी, हमें ये ध्यान रखना है कि अगर 8 से 10% तक की नमी होती है तो वो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा की नमी होती है तो हम उसे पहले 2-3 दिनों के लिए सुखा लें। सर, जब हम थ्रेसिंग की बात करते हैं तो थ्रेसर का रख रखाव हम किस तरह से करें ताकि हम उसको आगे भी समुचित उपयोग में ला सकें, इसके बारे में आप बताइए। किसान भाइयों, जैसे अभी थ्रेसर का काम पूरा हो गया, थ्रेसिंग कंप्लीट हो गई, तो अगर अगली साल के लिए थोड़ी सी थ्रेसर को रिपेयरिंग कर या रख रखाव करना चाहिए। उसमें एक बार तो ऐसा कर लेंगे, जैसे थ्रेसिंग का काम हो गया तो इस बार पूरी
खाली थ्रेशर को चला लें, जो उसमें जो कचरा वगैरह है साफ हो जाए। वो निकल जाए। दूसरी बात यह है कि जो भी कई बार जंग लग जाती है थ्रेशर में, तो उसमें पेंट कर दें या ग्रीस के साथ में ऑयल मिला करके उस पर लेप कर दें, तो उसमें जंग नहीं लगेगी। तीसरी बात, किसान भाइयों, थ्रेशर को खुले में नहीं खड़ा करें, कोई छाया में खड़ा कर दें और उसको तिरपाल से ढक दें, तो भी अच्छा रहेगा। और जो भी जैसे मान लो उसके बियरिंग वगैरह है, उसको कैरोसिन तेल से साफ करके उसमें क्या नाम ग्रीस लगा दें जी। तो अगले साल बिल्कुल वो फ्रेश मिलेगा। अगर एक बार पूरी मशीन को देख लें, कहीं छोटी मोटी गड़बड़ है तो उसको बिल्कुल सही करके रखें, तो अगले साल आराम से अपने को थ्रेशर तैयार मिलेगी। डॉक्टर साहब, अब जैसे दाना भी निकल गया है ना, अब हमारे किसान साथियों को इसको मंडी में लेकर जाना है, तो ऐसे समय में मंडी में ले जाते समय हमें किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो थोड़ा सा बाजार भाव टेली कर लें, थोड़ा अच्छा भाव मिले। जी। हमारा भी यही प्रयास रहता है कि भाई किसान भाई को वाजिब दाम मिले, तो मंडी में थोड़ा सा रेट का मालूम कर लें, अच्छी रेट मिले उस समय मंडी में ले जाएं, मोल भाव क्या चल रहा है, मोल भाव कर लें। दूसरी बात यह है कि ग्रेडिंग कर लें। मान लो थोड़ा कचरा जो भी अपना गेहूं है, जो है चना है, तो उसको साफ कर लें, उसके ग्रेडिंग कर लें। ग्रेडिंग करके अगर आप पैकिंग करोगे तो उसमें मंडी में अच्छा भाव मिलेगा जी। ये 2 बातों का बिल्कुल ध्यान रखें, तो आपको वाजिब और अच्छा दाम मिलेगा। जी। तो डॉक्टर साहब ने बात करी कि अगर दाना निकल जाए, उसके बाद हमें जब मार्केटिंग के लिए जाना हो तो सबसे पहले हम मंडियों का भाव पहले से ही पता कर लें। इसके साथ ही ग्रेडिंग के बारे में भी हम बात कर लें, और मंडी का भाव पता करने के लिए आपको मंडियों में जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल हमारे किसान साथी घर बैठे बैठे भी ऑनलाइन मंडियों का भाव पता कर सकते हैं। अब डॉक्टर साहब, जैसे स्टोरेज की हम बात करते हैं, किसी कारणवश हमारे किसान साथी मंडी नहीं जा पाए, या मान लीजिए कि उन्हें उतना भाव नहीं मिल रहा जितना उनको चाहिए, तो ऐसे में हम स्टोरेज को कैसे करें, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसान भाई, जैसे कि अगर मान लो वाजिब मंडी में भाव नहीं है, या फिर अगली साल के लिए अपने बीज के लिए स्टोरेज करना है, तो स्टोरेज अपन कर सकते हैं आराम से। स्टोरेज के लिए अगर अगले साल अपने के बीज के लिए काम में लेना है, तो मान लो जैसे अच्छा प्रोडक्शन आया, अच्छी उत्पादकता मिली, तो काश्तकार भाई चाहता है कि मैं अगले साल भी यही बीज बोऊं, तो इसको इस काश्तकार 8 से 10 महीने तक स्टोरेज कर सकता है। तो इसके लिए मैं एक डेल्टा मेथ्रिन 2.8 EC दवा आती है, उससे 1 क्विंटल जो भी धान है, वो 1 क्विंटल में 8 ml दवा 1 लीटर पानी में उसका घोल बना करके उसको मिला करके जैसे उसको सुखा लें, फिर उसको स्टोरेज करेंगे तो 8-10 महीने तक अपने को आराम से स्टोरेज हो जाएगा, अगले साल बुआई के काम में ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर मान लो आप अपने को बाजार भाव के हिसाब से थोड़ा रोकना है, तो जहाँ भी आप स्टोरेज करें तो वहाँ ये सुनिश्चित कर लें कि वहाँ कोई कीड़े तो नहीं है जी। तो अपने को यही मैंने जो दवा बताई, डेल्टा मेथ्रिन 2.8 EC 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी में स्प्रे करके कर दें। जहाँ भी आपको स्टोरेज करना है, जिन बोरी में स्टोरेज करना है, जहाँ भी करना है, इस दवा का स्प्रे करके फिर आप स्टोरेज कर लें, और जब बाजार में वाजिब भाव मिले तो आप बाजार में ले जाएं। तो कितने समय तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं? 8 से 10 महीने तक किसान भाई जो मैंने बताई, जी। अगर बीज के लिए काम में लेना है तो 8-10 महीने तक ये जो मैंने दवा मिलाई बताई, ये मिला दें तो 8-10 महीने तक कोई दिक्कत नहीं है, स्टोरेज कर सकता है काश्तकार। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि जब आप स्टोरेज को करें तो वो जगह जो है वो कीड़े मुक्त होनी चाहिए, और आप समय समय पर उस पर दवा का छिड़काव करें। अब हम आगे बात करते हैं, अभी जो रबी की फसल में सब्जियों की अगर हम बात करते हैं, तो ऐसे समय में रोग और व्याधियों के लगने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है, तो ऐसे में हमारे किसान साथी क्या करें ताकि उत्पादन को बढ़ा सके? किसान भाई, इस समय जैसे काश्तकार ने कद्दू वर्गीय सब्जियां बो रखी होंगी जी, तो उसमें 2 कीड़े लगने की, जैसे फल मक्खी और लठ, ये सामान्य रूप से जो भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनमें ये लगने की संभावना रहती है। तो फल मक्खी के लिए मैं निवेदन, दोनों ही कीड़े हैं, फल मक्खी और
उसके लिए अपने को मैं बताऊं डाइमेथो 30 मैलाथोन 50 इन दोनों में से कोई सी भी दवा 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करें। अगर किसान भाई दोबारा आवश्यकता ऐसा महसूस करते हो कि फल मक्खी का प्रकोप हो रहा है या लट का प्रकोप हो रहा है तो 10 से 15 दिन बाद में फिर स्प्रे करें। साथ में ये कहना चाहूँ जिस लट का प्रकोप होता है तो फल काड़ा हो जाता है जी। तो एक बार थोड़ा फसल का सर्वे कर लें। अगर जो भी काना फल है उसको तोड़ करके गड्ढे में गाड़ दें जिससे उसका प्रकोप आगे नहीं बढ़े। ये 2 चीजें किसान भाइयों को इस समय करनी। डॉक्टर साहब, जैसे फल मक्खी और लट दोनों में अलग अलग दवाइयों का हमें छिड़काव करने की आवश्यकता होती है? नहीं, उसमें मैंने बताया डाइमेथो 30 या मैलाथोन 50 जी। उनमें से कोई सी भी दवा 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल छिड़काव करेंगे तो ये फल मक्खी का भी नियंत्रण हो जाएगा और लट का भी नियंत्रण हो जाएगा। और हम बात कर रहे थे अभी थ्रेसिंग के बारे में, साथ ही भंडारण के बारे में, और अभी रबी की जो भी फल और सब्जियां हैं उसमें कीट और रोगों को कैसे नियंत्रण करें। चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जैसे आपने बात करी कीट और रोगों के नियंत्रण की, अब हमने दवा का जब छिड़काव कर दिया तो छिड़काव के कितने समय बाद हम फसलों की यानी कि हमारी सब्जियों की, फलों की तुड़ाई का काम शुरू करें ताकि हमारे मानव स्वास्थ्य को काफ़ी कम नुकसान हो? किसान भाई, जैसे अभी मैंने आपको बताया टमाटर, बैंगन, मिर्च, तरबूज, ककड़ी, खरबूजा, इनमें सफ़ेद मक्खी और लटका प्रकोप जैसे मैंने दवाई बताई उनका स्प्रे करने के बाद में 6 से 8 दिन बाद में तुड़ाई करें जिससे कि जो भी अवशेष उसमें है इस लिमिट है उससे नीचे आ जाए और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हुए। तो इस कोई भी दवा छिड़कने के 6 से 8 दिन बाद में तुड़ाई करें। जो समय अंतराल रहता है वो 6 से 8 दिन का रहता है। तो इसके बाद भी हमें किसी तरह की कोई सावधानी रखनी चाहिए? जैसे 6 से 8 दिनों बाद हमने जब तुड़ाई कर ली है तो क्या किसी तरह से हम उसको और वॉश करके या कुछ और इस्तेमाल में लाने से पहले कुछ और हमें? बिल्कुल ये मैंने भाई आपने 6 से 8 दिन बाद तुड़ाई की है उसके बाद तोड़ने के बाद में पानी से ढंग से साफ कर लें जी, धुलाई कर लें और ग्रेडिंग कर लें। जो भी मान लो कोई काड़ा फल है या कोई क्वालिटी हल्की है उसको हटा दें में और मान लो मार्केट में अपने को ले जाना है तो ग्रेडिंग करके ही मार्केट में ले जाना। मतलब छटनी का कार्य पहले कर लें, है ना, ताकि बाकी जो स्वस्थ फल और सब्जियां हैं उन्हें बचाया जा सके और जो अच्छी क्वालिटी के जो मार्केट में ले जाए उसका भाव अच्छा मिलेगा जी। डॉक्टर साहब, आपने हमें अभी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराया। इसके साथ ही हमारे बहुत सारे किसान साथी ऐसे हैं जो खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं और पशुओं का प्रमुख आहार होता है चारा। और अभी हमारी सरकार जो है वो जैविक खेती को भी काफ़ी बढ़ावा दे रही है। तो पशुपालन के अंतर्गत अगर हम चारे की बात करें तो अभी कौन सा चारा हमारे किसान साथियों को बोना चाहिए, ये उनके लिए काफ़ी अच्छा है, फ़ायदेमंद है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसान भाई, निश्चित रूप से काश्तकार खेती के साथ में जो भी काश्तकार है पशुपालन आवश्यक रूप से करता है, भले खुद के काम के दूध के लिए उत्पादन के लिए या बाजार में बेचने के लिए। तो पशु पालन के साथ में चारा उत्पादन भी एक बहुत बड़ी ज़रूरी है जी। तो इस समय चारे की बुआई करने का बिल्कुल सुटेबल टाइम है। चारे के लिए आप जवार बो सकते हैं, इस समय बाजरा बो सकते हैं। जहाँ पानी की सुविधा है तो चारे की बुआई करने का उचित समय है। किसान भाइयों, जैसे अभी मैं बता रहा था कि भाई इस समय जवार और बाजरे की चारे की फसल बुआई करने का समय है। तो इस जैसे किस्म की बात करें MP3 की बुआई कर सकते हैं, SSG चरी आती है उसकी बुआई कर सकते हैं, राशि को एक बाजरा की चरी आती है उसकी बुआई कर सकते हैं। और भी कई तरह की बाजरा और जवार के चारे के बीज किसान भाइयों उपलब्ध हैं तो उनकी बुआई करने का ये बिल्कुल सुटेबल टाइम है। वैसे तो डॉक्टर साहब, आपने हमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया, हमारे किसान साथियों को काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। लेकिन इसके अलावा अगर हम जाते जाते आपसे कोई एक छोटा सा संदेश जानना चाहें तो आप हमारे किसान साथियों को क्या कहना चाहेंगे? किसान भाई, जैसे अभी अपन चर्चा कर रहे थे कि भाई किसान ने थ्रेसिंग कर लिया तो काश्तकार भाई क्या करते हैं, जैसे गेहूँ है, जो है, चना है, उनके जो थ्रेसर पे अवशेष बचा है, खेत में अवशेष बचा है, कई बार काश्तकार उसको जला देता है। तो मेरा किसान भाई से ये निवेदन है उसको जलाएं नहीं क्योंकि उसमें पोषक तत्व होते हैं। तो सभी किसान भाई से मेरा निवेदन है कि उनको जलाने के बजाय आप पूरे खेत में फैला दें और 20 से 25 किलो
यूरिया जी। भी प्रति हेक्टर उसको छिड़काव करके गहरी जुताई कर दें। अगर मान लो नमी की कमी है तो एक बार फव्वारा चला दें। जब नमी के उचित हो जाए तो गहरी जुताई कर दें तो अपने खेत की उत्पादकता बढ़ेगी और जो खर्चा अपन करते हैं वो भी कम होगा जी। और जो तीसरी बात, अब जैसे मान लो अपन फसल अवशेष को जलाएंगे तो उसमें वातावरण में जो दूषित होता है उससे भी अपने को बचाव होगा जी। तो सभी किसान भाई से मेरा निवेदन है कि फसल अवशेष को बचाने के बजाय मिट्टी में मिला दें, गहरी जुताई कर दें तो उसका मिट्टी की उत्पादकता बढ़ेगी और उसमें खर्चा जो लागत है वो भी कम होगी और प्रदूषण भी कम होगा। साथ में किसान भाई, ये तो अपनी बात हुई फसल अवशेषों की। एक दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँ, काश्तकार भाई जो भी अपनी गोबर की खाद है उसको खुले में डालता है तो खुले में नहीं डाल करके किसान भाई उसको गड्ढे में डाले तो इसके लिए 15 बाई 5 बाई 3 15 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा गड्ढा बना करके जो जैसे मान लो गोबर की खाद है, जो भी खलिहान का अवशेष है और जो भी अपने पशु का जो चारे का अवशेष है वो या अपनी रसोई का अवशेष है, गोबर डाल दिया, उसके बाद में अवशेष डाल दिए, फिर गोबर डाल दिया। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर काश्तकार भाई सिंगल सुपर फास्फेट एक जो मैंने साइज बताई 15 बाई 5 बाई 3 उसमें 1-2 कट्टे एसएसपी के बाजार से ले आए और सरकार भी इसमें अनुदान पे भी निःशुल्क उपलब्ध कराती है तो वो एसएसपी के 2 कट्टे एक गड्ढे में डाल देगा तो उससे और भी पौष्टिक बढ़ जाएगी और आपका जो अपन गोबर की खाद है खुले में डालते हैं उसके बजाय बहुत बढ़िया काम हो जाएगा जी। यानी कि डॉक्टर साहब, कुल मिलाकर बात ये है कि अगर हम फसल अवशेष की बात करते हैं तो हम अवशेष को फेंके नहीं बल्कि उसको हम गड्ढों में दबा दें ताकि उससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़े, उसका उत्पादन बढ़े। और ऐसा करने से हमें आम के आम और गुठलियों के दाम भी मिलते हैं, इसमें हमें लागत भी कम आती है और मुनाफा भी ज़्यादा मिलता है। और साथ ही आप बात कर रहे थे गोबर की खाद की, तो हमारे किसान साथी गोबर की खाद को भी इधर उधर व्यर्थ ना करें, उसे भी वो गड्ढों में दबा दें। इससे न केवल पौष्टिकता बढ़ेगी बल्कि उत्पादन भी ज़्यादा होगा, भूमि की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा और हमारे किसान साथियों को आर्थिक लाभ भी ज़्यादा होगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने ढेर सारी जानकारियों से हमारे किसान साथियों को लाभान्वित किया। अपना अमूल्य समय अपना चर्चा के लिए आपने निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।